बिचपड़ी गांव से लेकर के जागसी गांव तक एक लंबे मोटरसाइकिल के काफिले में बहुत ही उत्साहवर्धक नए जोश और खरोश के साथ जिस ढंग से आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत देने का काम किया, जो मैसेज आज पूरे प्रदेश भर के लोगों के बीच में इन युवाओं ने संगठित होकर के पहुंचाने का काम किया। मैं उन युवा साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं, वहीं साथ साथ उनकी एक जिम्मेवारी भी लगाता हूं। बड़ौदा की विधानसभा का उपचुनाव की तारीख किसी दिन भी तय हो सकती है। इस देश में, दुनिया में युवाओं ने हमेशा बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। आज के जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म की परिस्थितियां हैं, आज फिर देश और प्रदेश में बदलाव की बड़ी जरूरत है। साथियों, 9 महीने पहले हमारे प्रदेश के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उससे पहले नारा दिया करती थी, कहा करती थी कि अब की बार 75 पार करने का काम करेंगे। लेकिन प्रदेश के लोगों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति गुस्सा था, नफरत थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमें अपने वोट डालने का समय मिले, इस 75 पार वाली को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश की जनता ने एक मन बना रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और बाहर करके हरियाणा प्रदेश में अपनी मनचाही सरकार बनाने का काम करेंगे। उस वक्त साथियों, चाहे हम लोग थे, चाहे कांग्रेस थी और चाहे चौधरी देवीलाल की नीतियों का बखान करने वाले वो लोग थे जिन्होंने आज चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखने का काम किया है। सब लोगों की जबान पे एक ही बात थी, हर राजनीतिक व्यक्ति एक ही बात कहता था कि अगर प्रदेश को बचाना चाहते हो, प्रदेश के नौजवान को मान और सम्मान देना चाहते हो, अगर प्रदेश में पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देना चाहते हो, अगर बुजुर्ग का मान और सम्मान कराना चाहते हो, अगर प्रदेश के किसान को खुशहाल देखना चाहते हो, तो फिर अब की बार संगठित होकर के इस भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करें। लोगों ने जो फैसला कर रखा था, समय आने पे वही काम किया। जहां कहीं किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जो ये लग रहा था कि भाजपा को हराने में ये सक्षम है, लोगों ने आंख बंद करके उसके पक्ष में वोट डाल करके बीजेपी के उम्मीदवारों को हरा करके सत्ता से बाहर करने का काम किया। आपने तो भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी लोग थे जिन्होंने ना केवल हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को गुमराह किया था, बल्कि उन लाखों लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया जिन लोगों ने उनको अपना विश्वास दिया, मत दिया, वोट दिया। कहीं उनको सत्ता की तरफ ले जाने की और अपनी ताकत लगा रहे थे। वो लोगों के बीच में जाकर के कहा करते थे कि इस प्रदेश की सत्यारी सरकार को सत्ता से बाहर करना है। वो तो यहां तक भी कहते थे कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो बेकसूर हमारे 32 बच्चों की जान इस सरकार ने ली, हम उन 32 बच्चों की जान की जो कीमत इस सरकार को चुकानी पड़ेगी, उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनके माँ बाप को
पूरे प्रदेश के जाट वर्ग के लोगों को उस अपमान का, उस हत्यारी सरकार से बदला लेने का काम करेंगे। साथियों, जब समय आया भाजपा को सबक सिखाने का, तो सबक सिखाने की बजाय अपने स्वार्थ के लिए भाजपा की गोद में बैठ करके चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के गिरवी रखने का काम किया। जहां उन लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, वही साथियों इस 9 महीने में नई बनी हुई सरकार, जिसकी जिम्मेवारी बनती थी हरियाणा प्रदेश के लोगों के अधूरे जो विकास के काम थे उनको पूरा करना चाहिए था। जहां नए स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे, जहां नहर के अंतिम छोर पे पानी पहुंचा करके किसान के खेत की प्यास बुझानी चाहिए थी, जहां पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देना चाहिए था, जहां साथियों गांव में पीने का स्वच्छ पानी देना चाहिए था, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान जहां लोगों को मूलभूत सुख सुविधा प्रदान करके, जहां इस कोविड की बीमारी से, कोरोना की बीमारी से लोगों को बचाना चाहिए था, वहीं इस लॉकडाउन की आड़ के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी ने और उसके जो सहयोगी थे उन्होंने मिलकर के लूटने का काम किया। 9 ऐसे घोटाले प्रदेश में किए। पहला घोटाला धान का हुआ। अगर मैं विस्तार से उसकी चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, सरकार बनने के बाद किसान जब अपनी धान की फसल मंडी में बेचने गया था, उम्मीद ये करता था कि मुझे भाव अब की बार ज्यादा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का काम करेंगे। कहा करते थे हम किसान की फसल की लागत मूल्य से 50% उसको ज्यादा देंगे। किसान उम्मीद ये करता था कि तेरी फसल की कीमत अब की बार तुझे ज्यादा मिलेगी। लेकिन साथियों, जब मंडी में बेचने गया तो नमी के नाम के ऊपर किसान से 250 से 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से सरकार ने उसके जेब पे डाके डाल करके निकालने का काम किया। विधानसभा का सत्र आ गया था और विधानसभा का जब सत्र आया उससे पहले किसान की जेब पे डाके डाले जा रहे थे। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी, हम सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश का किसान आज मंडी के अंदर जिसकी जेब पे डाके डाले जा रहे हैं, जिसको 250 से 300 रुपए क्विंटल के धान के कम दिए जा रहे हैं, ये जो धान का पैसा है ये क्या सरकार के खाते में आ रहा है? मैंने पूछा था कि अगर सरकार के खाते में नहीं तो जो एजेंसी इसकी खरीद कर रही है क्या उस एजेंसी के खाते में जा रहा है? मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था विधानसभा के अंदर कि अगर एजेंसी के खाते में नहीं जा रहा तो क्या मिल का मालिक इस पैसे को ले रहा है, या फिर जिस आड़त वाले की दुकान पे धान रख करके किसान अपना बेच रहा है उस आड़तिये के खाते में जा रहा है? मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा इसकी इंक्वायरी कराओ। साथियों, हमें विश्वास दिलाया था विधानसभा में कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। इंक्वायरी कराने की बजाय जो लुटेरे किस्म के लोग थे जो किसान की जेब पे डाका डाल रहे थे, सरकार उनको बचाने में लगने का काम किया। वहीं जहां उसके बाद कोविड की बीमारी हमारे प्रदेश और देश में आई, पूरी दुनिया में जब ये बीमारी आई थी, उस दिन मुख्यमंत्री ने हमारे साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी और कहा था कि मैं चाहता हूं हरियाणा प्रदेश के हर राजनीतिक दल के लोग मिलकर के इस लड़ाई से लड़ने का काम करें। मैंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया और कहा था कि मुख्यमंत्री जी, जो भी फैसला आप इसमें लेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके, उसके लिए सरकार के साथ खड़ा होकर के आपकी मदद करने का काम करेंगे। लेकिन हैरानी की बात है, जहां हम सरकार के साथ खड़े होकर के उनकी मदद करना चाह रहे थे, जहां हम लोगों की जान माल की सुरक्षा करना चाह रहे थे, जहां लोगों को हम इस कोविड की बीमारी से बचाने के लिए सरकार के साथ खड़े हुए थे, जहां कांग्रेस हम सब लोगों ने मिलकर के मुख्यमंत्री को कहा था कि आप जो भी फैसला लोगे हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन साथियों, इस कोविड की बीमारी से बचाने की बजाय
इस प्रदेश को कैसे लूटा जाए, उसके लिए नई नई योजना सरकार ने बनानी शुरू कर दी। उसके बाद सरसों का घोटाला किया। सरसों के बाद जब आप मंडी में अब की बार गेहूं बेचने गए थे, मैं सुन रहा था ये जेजेपी वाले आजकल गांव में घूम रहे हैं, डॉक्टर बांगड़ के साथ दिग्विजय घूम रहा है, कभी अजय सिंह आ रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, लोगों के बीच में खड़े होकर के कहते हैं कि हमने अब की बार जो गेहूं की खरीद करवाई थी उसमें डिले जरूर हो गया था, लेकिन किसान का एक एक दाना खरीदने का काम किया था। अपने भाषणों में कहते हैं कि हमने 5-4 दिन लेट पेमेंट जरूर होगी थी, लेकिन किसान के खाते में एक एक पैसा डलवाने का काम किया। हैरानी की बात है साथियों, जब किसान की खरीद हो रही थी गेहूं की, उस वक्त के अंदर जहां किसान के साथ जिस आड़ती का आपसी एक भाईचारा था, जिसका एक आपस में लेन देन हुआ करता था, जिस आड़ती के बिना किसान का काम नहीं चल पा रहा था, इन्होंने कैसे उस आड़ती के साथ किसान का रिश्ता खत्म हो, इसके लिए भी एक योजना बनाने का काम किया था। इन्होंने कहा था कि अब की बार ऑनलाइन परचेज करेंगे, आड़ती के माध्यम से गेहूं लेने की बजाय किसान की गेहूं सीधी लेकर के उसके खाते में पैसा डालने का काम करेंगे। जब आड़तियों ने अपनी दुकान के शटर डाउन कर दिए, अपनी दुकानों पे ताले लगा दिए, जहां किसान के सामने अपनी गेहूं बेचने में दिक्कत और कठिनाई आ रही थी, जहां सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि किसान को विश्वास में लेकर के उसके खेत से दाने उठा करके लाने चाहिए थे, उसी दिन उसकी पेमेंट करके उस किसान का भरोसा जीतने चाहिए था, जहां किसान की मदद करनी चाहिए थी, ये किसान को आड़ती को परेशान करने में लगे हुए थे। जब किसान और आड़ती परेशान हो रहा था, रोज अखबारों की सुर्खियों में खबरें आ रही थी, रोज टीवी पे इस किस्म की बातें आ रही थी कि किसानों ने जाकर के मंडियों के ताले लगाने का काम किया है। साथियों, ना कोई कांग्रेस का साथी किसान का पक्षधर बन करके गया, ना भाजपा और जसपा वालों ने किसान की सूद लेने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त तेजाखेड़ा फार्म हाउस के ऊपर थे, मैं भी फार्म में था। उन्होंने मुझे आदेश दे करके कहा कि आज किसान को लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। चौधरी देवीलाल ने इस देश के किसान के सामने जब भी कभी सरकार की तरफ से कोई भी संकट आया, चौधरी देवीलाल ने बड़े से बड़े पद को ठोकर मार करके उस किसान के साथ खड़े होकर के न्याय कराने का काम किया। आज हमारी फिर जिम्मेवारी बनती है, आज हरियाणा प्रदेश के किसान को सरकार लूटने का काम कर रही है। इसके लिए ये कोविड की बीमारी पता नहीं कब किसको मारने का काम करेगी, लेकिन सरकार लगातार किसान को मारने के प्रयास कर रही है। हमें किसान को बचाने के लिए इस कोविड की बीमारी की परवाह ना करके लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैंने उसी दिन साथियों मैंने उसी दिन मंडियों के कार्यक्रम बना लिए। मैं डंबाड़ी से लेकर के जींद तक की 19 मंडियों में जब गया, और जब मैंने मंडियों में जाकर के किसान और आड़ती के बीच में बैठ करके उनकी सारी दिक्कत और कठिनाइयों को सुना, और जब मैंने खुल करके ये बात कही कि सरकार या तो अपना फैसला बदल ले, अगर सरकार फैसला नहीं बदलेगी तो हम हर मंडी के अंदर किसानों को इकट्ठा करके आड़ती और किसान को साथ लेकर के न केवल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे, बल्कि मंडियों के ताले लगा करके किसान को उसका हक दिलाने का काम करेंगे। साथियों, जब मैं जींद की मंडी में रात को पहुंचा तो रात को इस सरकार ने अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा। रातों रात सरकार को यह कहना पड़ा कि हम व्यापारी को 2.5% उसकी आड़त देने का काम करेंगे, किसान की फसल आड़ती के माध्यम से लेने का काम करेंगे। फसल तो खरीद ली, लेकिन अब की बार जिस तरह से किसान गेहूं बेचने में परेशान हुआ, साथियों डेढ़ महीना बाद किसान की पेमेंट हुई थी, जहां 3 दिन के अंदर किसान के खाते में पैसे आ जाने चाहिए थे, इन्होंने 3 दिन की बजाय डेढ़ महीने तक किसान का पैसा देने की बजाय 17,000 करोड़ रुपया जो केंद्र की सरकार की तरफ से हरियाणा प्रदेश की सरकार को गेहूं की खरीद के लिए मिला था, पैसा किसान को देना था। किसान को देने की बजाय सत्ता में बैठे लोगों ने वो सारा का सारा 17,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा करा दिया। 1.5 महीने तक बैंक में 17,000 करोड़ रुपया रख करके 800 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में उस बैंक से लेकर के इन लोगों ने आपस में बांटने का काम किया। आपने देखा होगा कि बार जब विधानसभा का सत्र आया था, इसी तरह साथियों इन्होंने उसके बाद शराब का घोटाला किया, रजिस्ट्री का घोटाला किया,
इस तरह के 9 बड़े घोटाले किए थे। अब की बार जब विधानसभा का सत्र आया था, आपने देखा होगा, पहले कहा जा रहा था कि 26, 27, 28 3 दिन तक हम सेशन को चलाने का काम करेंगे। हम भी ये मान रहे थे कि अब की बार इस 9 महीने की बड़ी हुई सरकार के 9 बड़े घोटालों के ऊपर विधानसभा में चर्चा करेंगे। ना केवल चर्चा करेंगे बल्कि मुख्यमंत्री से इसके ऊपर जवाब तलबी करेंगे, उससे पूछेंगे कि तेरी सरकार में इतने इतने बड़े घोटाले हुए, क्या तू इनकी जांच करवाने का काम करेगा। साथियों, जहां हम तो उसके लिए तैयारी करके बैठे हुए थे, जहां सरकार को उस पर चर्चा करानी चाहिए थी, जहां 3 नए अध्यादेश आ रहे हैं जो किसान के लिए एक तरह से डेथ वारंट है, उस डेथ वारंट के ऊपर हमने जहां चर्चा करनी थी, इन लोगों ने डर के मारे अब की बार उस 3 दिन के सेशन को 3 घंटे में निपटाने का काम किया। जब सेशन निपटाने की बात आ रही थी, मुझे जब बोलने का मौका मिला, मैंने उनसे पूछा था डिप्टी स्पीकर से, मैंने कहा कि क्या जल्दी है आप लोगों को, आप क्यों जल्दी सेशन खत्म करना चाहते हो। कहने लगे कि बीमारी है, कोरोना बहुत ज्यादा फैली हुई है, मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया, स्पीकर को कोरोना हो गया, कहने लगे बिजली मंत्री को कोरोना हो गया, मुझे कहने लगे परिवहन मंत्री को कोरोना हो गया। मैंने कहा जितने लुटेरे थे सारे के सारे आज हॉस्पिटलों में पड़े हैं, आज इसलिए हमारे बीच में नहीं आ रहे क्योंकि उनको इस बात का पता है कि तुम्हारे से जवाब तलब किए जाएंगे, तुम्हारी पोल खोली जाएगी, आज तुम्हारी सारी जो लूट की दुकान जो तुमने चला रखी है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। इसलिए इस कोविड का बहाना करके ये लोग आज हॉस्पिटलों में बंद पड़े हुए हैं, जहां इन लोगों की जवाबदेही करनी चाहिए थी, जहां उस 3 अध्यादेश के ऊपर जो किसान के साथ आज सबसे बड़ा अन्याय केंद्र की सरकार करने जा रही है, उसके ऊपर एक प्रस्ताव ला करके केंद्र की सरकार को भेजना चाहिए था कि हरियाणा प्रदेश का 70% आबादी लोग जो है, जो गांव में रहते हैं, जो केवल खेती पर निर्भर करने वाले लोग हैं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है, अगर हमारे प्रदेश में वो तीनों अध्यादेश अगर लागू हो गए तो फिर मान करके चलो आने वाले समय में किसान को अपनी जमीन बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। साथियों, जो 3 अध्यादेश हैं, शायद उनकी जानकारी आपको आपके बच्चों ने दी कि नहीं दी, लेकिन मैं आज जो नौजवान साथी मुझे बड़े काफिले के साथ आपके गांव में लेकर के आए थे, बड़े जोश और खरोश के साथ लेकर के आए, मैं उन नौजवान बच्चों से, उन नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग गूगल पे जाकर के सर्च करो और देखो कि 3 अध्यादेश किसान के खिलाफ केंद्र की सरकार लेकर के आ रही है, जिस अध्यादेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसान अपनी फसल अगली बार मंडी में नहीं बेच सकेगा, किसान की फसल अगली बार बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने का काम करेगी, आने वाले समय में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, बड़ी कंपनी उसके साथ बैठ करके एग्रीमेंट करेगी, बड़ी कंपनियां तय करेगी कि आपकी फसल की क्या कीमत अब की बार आपको दी जाए। अगर साथियों तीनों के तीनों अध्यादेश लागू हो जाते हैं तो आने वाले समय में किसान को अपनी जमीन बेचने पे जहां मजबूर होना पड़ेगा, वही साथियों किसान की जमीन बिकेगी और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सरमाएदार लोग हमारे बीच में आकर के हमारी फसल को जहां लूटेंगे वहां हमारी जमीन लूटने का काम करेंगे, हमें मजदूरी करने पे बेबस करने का काम करने के लिए केंद्र की सरकार इस किस्म का अध्यादेश लेकर के आ रही है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोगों को सबक मिले, ये अध्यादेश हरियाणा प्रदेश में लागू ना हो, ये अध्यादेश देश में लागू ना किया जा सके, किसान को बचाया जा सके, तो हमेशा हमारे प्रदेश ने जब कभी भी लोगों के ऊपर इस किस्म की कोई संकट की घड़ी आई है, हरियाणा प्रदेश ने पहल करने का काम किया है। चौधरी देवीलाल ने हमेशा गरीब के साथ, कमजोर वर्ग के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ खड़े होकर के उसको न्याय दिलाने का काम किया है। आज आपके पास फिर एक बहुत बड़ा मौका आया है, बड़ौदा का उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव की तारीख किसी दिन भी तय हो सकती है। अगर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को जहां भारी बहुमत से जिताने का काम करें, वहीं भाजपा को इस बात के लिए सबक सिखाएं और मोहर लगा करके ऐनक के निशान पे भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए, जहां भाजपा को सत्ता से बाहर करे, वहीं साथियों इस बात के ऊपर भी मोहर लगाने का काम करो कि हम इस अध्यादेश को लागू नहीं होने देंगे। इस अध्यादेश के लिए साथियों अगर चुनाव के बाद हमें फिर लोगों के बीच में जाकर के इस लड़ाई के लिए कोई आंदोलन भी खड़ा करना पड़ा तो भी पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा SYL नहर के लिए जहां हमने सरकार के साथ लगातार 2 वर्ष तक आंदोलन करके लड़ाई लड़ने का काम किया था, वहीं अब की बार अगर इस किसान के खिलाफ इस अध्यादेश को सरकार वापस नहीं लेगी
तो चुनाव के बाद फिर आपके बीच में आएंगे और फिर आपके बीच में आकर के आपको संगठित करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जहां इस लड़ाई को लड़ेंगे वहीं इस लड़ाई को जीत करके देश के किसान के साथ न्याय करवाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग, खास करके जागसी और आसपास के गांव के जो लोग आज आए हुए हैं, वो आज इस बात का संकल्प लेंगे कि जब कोई भाजपा का नेता हमारे बीच में आएगा, जब कोई कांग्रेस का नेता हमारे बीच में वोट मांगने आएगा, आप उनसे केवल सवाल करना और पूछना कि जब अध्यादेश लागू करने की बात हो रही थी, अध्यादेश लेकर के आ रहे थे, तो कांग्रेस के लोग जो आज विपक्ष में हैं, जो आज पूरे देश के अंदर 10 प्रदेशों में जिनके मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? कांग्रेस भाजपा मिलकर के इस किसान को खत्म करना चाहती है। सरमाएदारों को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग इस तरह के अध्यादेश लेकर के आने का काम कर रही है। जहां भाजपा के लोगों से पूछो, भाई एक और पार्टी भी भाजपा की सहयोगी है, लोग तो वो तो अपने आप को कहते हैं कि हम जननायक जनता पार्टी के लोग हैं, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। साथियों, जननायक जनता पार्टी नहीं, वो तो जयचंदों की जनता पार्टी है। इन जयचंदों को सबक सिखाने का भी समय अब आपके पास आ गया है। इन जयचंदों को की बार सबक सिखाओ, जिन्होंने आपके साथ बड़ा विश्वासघात करने का काम किया, जिन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को भाजपा के गिरवी रख दिया, जो उनकी गोद में जाकर के बैठ गए, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के अरमान तोड़ने का काम किया, जिन्होंने लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया, उन लोगों की जिनकी आत्माओं को शांति मिले, जिन लोगों की आत्मा जिनको इनको लेकर के आज कहीं ना कहीं दुखी है, बड़ौदा के लोग इनकी जमानत जब्त करा करके इस बात पे लोगों को राहत देने का काम करें। यही बात आपसे कहने और करने के लिए आया था। लंबा समय हो गया, बात बहुत आपसे के बीच में करनी चाहता था, मजबूरी है, काफी देर होगी, आपको भी अपने अपने घरों में जाना है। एक बार केवल आपसे निवेदन करूंगा कि इस चुनाव के अंदर साथियों बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने हमें हमेशा परेशान करने का काम किया है। गरीब को, किसान को, मजदूर को, पिछड़े को कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए योजनाएं बनाने का काम किया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना और नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों पे मोहर लगा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करना, यही बात आपसे करने आया था। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।